परिचय। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का चलन पूर्व वैदिक काल से ही रहा है। किसानों का सामाजिक तंत्र में उच्च स्थान था और गांवों का प्रबंधन उनके हाथों में था। जमीन, पानी और कृषि के लिए एक क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता थी। उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया और अनुभव व करके सीखिए द्वारा दक्षता को विकसित किया। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण से कई कठिन समस्याएं उत्पन्न हो गईं। वनस्पति विनाश के परिणाम स्वरूप भूक्षरण, अनाच्छादन, मृदा अपवर्जन, भूस्खलन, बाढ़, दुर्भिक्ष और असंतुलित पारिस्थितिकी उत्पन्न हो गए हैं। संतुलित पारिस्थितिकी अति आवश्यक है। पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ता 3R कम उपयोग, पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण की संकल्पना व्यवहार में लाकर अपशिष्ट का कम उत्पादन कर रहे हैं। वे उन उत्पादों को खरीद रहे हैं जो कम विषैले हैं अथवा जिनमें कम पैकेजिंग है। पुनः प्रयोग वाले कंटेनर व अन्य पुनः प्रयोग वाले सामानों का उपयोग कर रहे हैं। उत्पादों की देखभाल और मरम्मत कर रहे हैं। पुनः चक्रण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और पुनः चक्रण पदार्थों से बने सामान खरीद रहे हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। संसाधनों की आवश्यकता बताना, वनों के वितरण, वन्य जीवन और उनके चिरस्थायी प्रबंधन को समझाना, वर्षा जल संचय के तरीकों को बताना, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम के महत्व को पहचानना। हमें अपने संसाधनों का प्रबंधन क्यों करना चाहिए? कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और विकास के बहुत लाभ होते हैं, विशेषतया भवन निर्माण, विनिर्माण, पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं में। अर्थव्यवस्था में तमाम वृद्धि हीरे, तेल और विशेषकर गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों द्वारा होती है तथा इस संसाधन की गतिविधि और दूसरे क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापार के मध्य कड़ी इतनी मजबूत नहीं है जितनी की हो सकती है। हालांकि ये वृद्धि एक अच्छी खबर है, परंतु इसका मतलब ये भी हुआ कि बहुत से प्राकृतिक संसाधन प्रयुक्त हुए जा रहे हैं। कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिनका स्थान कोई नहीं ले सकता, इसलिए उनकी समुचित देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। वन तथा वन्य जीवन। वनों की पारिस्थितिकी एक जटिल पारिस्थितिकी है जिसमें मुख्य रूप से वृक्ष हैं जो पृथ्वी पर जीवन के प्रारूपों की रक्षा करने के लिए एक अंतर्रोधी का निर्माण करते हैं। ये वृक्ष जो वनों के मुख्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं, वे एक विशेष वातावरण का निर्माण करते हैं जिसका प्रभाव वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों व जीवों पर पड़ता है। खाद्य तथा कृषि संस्थान FAO ने ऐसी भूमि को वन के रूप में परिभाषित किया है जिसमें 10% से अधिक वृक्षों का आच्छादन या समान भंडारण स्तर हो तथा क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र हो। वृक्ष अपनी परिपक्वता पर कम से कम 5 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने में सक्षम होने चाहिए। कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वन वनस्पतियों में तथा प्राकृतिक वनों में पुनः विभाजित होते हैं। प्राकृतिक वन वे वन होते हैं जो देसी वृक्षों से मिलकर बने होते हैं, न कि जानबूझकर
पौधारोपण किए जाने से। पौधारोपण का अर्थ है वन रोपण या पुनर्वन रोपण की प्रक्रिया में पौधारोपण या तथा बीजों द्वारा वनों को खड़ा करना। भारत में उष्ण कटिबंधीय से लेकर शुष्क प्रकार तक लगभग 16 प्रकार के मुख्य वन हैं। जहां कहीं भी सबसे गर्म माह में औसत तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक औसत वर्षा लगभग 200 मिलीमीटर होती है, वहां पर वन विकसित हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों से ऊपर की स्थितियों वाले किसी भी क्षेत्र में अनगिनत प्रकार की वृक्ष प्रजातियां स्थायी प्रकार के विविध वन समूहों में पाई जाती हैं, जो वहां के पर्यावरण की विशिष्ट स्थितियों द्वारा निर्धारित होती हैं। वन कई प्रकारों में वर्गीकृत हो सकते हैं। इनमें से कुछ हैं टेंगा वन, देवदार तथा फरादी, शंकुधर तथा पर्णपाती वृक्षों वाले मिश्रित समशीतोष्ण वन, उपोष्ण वन तथा भूमध्यवर्ती वर्षावन। यह माना जाता है कि भारत में वन संपत्ति का संगठित दोहन शिकार में वृद्धि के साथ आरंभ हुआ। माना जाता है कि अशोक महान ने वनों तथा समस्त वन्य जीवों की रक्षा के लिए सर्वप्रथम वन उद्यान का गठन किया था। मुगल शासक सिद्धहस्त शिकारी थे तथा वनों में बहुत अधिक समय व्यतीत किया करते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक प्रारूप में संरक्षण के प्रति पहला व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया। उन्होंने संरक्षित वन खंडों की स्थापना केवल शिकार के उद्देश्य से की। हालांकि उनके इस कदम के पीछे कई अन्य कारण थे। इसने भूमि वर्गीकरण तथा वनों पर नियंत्रण के उद्देश्य को पूर्ण किया। स्थायी प्रबंधन। वन समृद्ध तथा जटिल पारिस्थितिक तंत्र हैं जो जैव विविधता में सहायता करते हैं, मूल्यवान पारिस्थितिकी अनुकूल सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इनमें पर्यटन की असीम संभावनाएं होती हैं। विशेष रूप से वस्तुतः लाखों निर्धन व्यक्ति भोजन, जल, ईंधन, वस्त्रों तथा काष्ठ यानी लकड़ी तथा गैर काष्ठ उत्पादों के लिए ही नहीं बल्कि उत्तरजीविता के लिए वनों पर ही निर्भर करते हैं। स्थायित्व अर्जित करने के लिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, जिसे हम मूल आवश्यकता कहते हैं। हमारे समाज में ये कहना बहुत ही आम है कि हमें एक प्रदत्त संसाधन की आवश्यकता है, लेकिन वस्तुतः हम में से कितनों को इसकी आवश्यकता होती है तथा साथ ही हम ये कैसे निर्धारित करते हैं कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र तथा इनमें निवास कर रहे जीवों के लिए क्या मूल आवश्यकता है। यह निर्धारित कर कि क्या चीजें मूल आवश्यकताओं का निर्माण करती हैं, संभवतया हमारे दैनिक जीवन में स्थायी प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आवश्यकताओं की परिभाषा क्षेत्रों से क्षेत्रों, गांवों से गांवों तथा यहां तक कि व्यक्ति से व्यक्ति तक भिन्न होती है। यद्यपि पारिस्थितिकी विशेषज्ञ बहुधा उसके मूल्यांकन के विरुद्ध होते हैं, जिसे अमूल्य माना जाता है, लेकिन लोग वनों के आर्थिक लाभों को न मानते हुए बहस करते हैं। उनकी संरक्षण स्थिति को आंका नहीं जाता है, क्योंकि उनके विविध आर्थिक योगदान अधिकतर अमूल्यांकित तथा जानकारी से परे रह जाते हैं। जल को सभी जीवों के लिए मूल आवश्यकताओं में एक माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि यह हमें प्रभु का वरदान है। जल की प्राकृतिक रूप से पूर्ति वर्षण द्वारा होती है।
तथा यह महासागर में प्रवाह, वाष्पीकरण तथा भूमि की उपसतह में रिसकर खो जाता है। हालांकि किसी सतही जल तंत्र के लिए वर्षा प्राकृतिक आगत है। तंत्र में जल की कुल मात्रा किसी भी दिए गए समय पर कई कारकों पर निर्भर करती है। इन कारकों में सम्मिलित हैं झीलों में भंडारण, गीले स्थान तथा कृत्रिम जलाशय। इन भंडारण इकाइयों के नीचे मिट्टी की स्थिति, वाटरशेड में भूमि की विशिष्टताएं, वर्षण का समय तथा स्थानीय वाष्पीकरण दर। इनमें से सभी कारक उस जल के अनुपात को भी प्रभावित करते हैं जो महासागर में प्रवाह के माध्यम से वाष्पीकरण तथा भूमि की उपसतह में रिसाव के माध्यम से खो जाता है। मानवीय गतिविधियां इन कारकों पर काफी प्रभाव डाल सकती हैं। मानव बहुधा जलाशयों के निर्माण से भंडारण क्षमता में तो वृद्धि करता है तथा गीली भूमि को सुखाकर उसे कम भी कर देता है। मानव बहुधा क्षेत्रों में बाड़ लगाकर तथा धारा के प्रवाह को मार्गबद्ध कर चालू मात्रा तथा वेग में वृद्धि करता है। वर्षा जल संचयन। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते औद्योगिकरण तथा विस्तृत कृषि ने जल के लिए मांग में वृद्धि करती है। जल को एकत्र करने के लिए बांध बनाकर तथा जलाशयों का निर्माण कर तथा कुएं खोदकर प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ देशों ने तो जल को पुनः चक्रण तथा लवण मुक्त करने का भी प्रयास किया है। जल संरक्षण आज की आवश्यकता है। वर्षा जल के संचयन द्वारा भूजल स्तर में वृद्धि का विचार आज कई शहरों में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वनों में जल तेजी से भूमि में समा जाता है क्योंकि पेड़ पौधे इसे थाम लेते हैं। यह भूमिगत जल बदले में कुओं, झीलों तथा नदियों में चला जाता है। वन संरक्षण का अर्थ है जल ग्रहों का संरक्षण। प्राचीन भारत में लोगों का मानना था कि वन नदियों की माता हैं तथा वे इन जल निकायों के स्रोतों की पूजा आराधना किया करते थे। यह जल संरक्षण की एक बेहद ही लोकप्रिय पद्धति बनती जा रही है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। वर्षा जल संचयन से अर्थ है कि वर्षा के जल को भवनों की छतों पर एकत्र करना तथा इसे भूमि के नीचे बाद में प्रयोग के लिए भंडारित करना। यह न केवल भूमिगत जल के क्षरण को कम करता है बल्कि साथ ही कम होती जल तालिका में वृद्धि करता है तथा निरंतर जलापूर्ति में सहायता कर सकता है। वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम रिचार्जिंग आज बहुत ही महत्वपूर्ण मामले बनते जा रहे हैं। भूमिगत जल के स्तर में कमी व सागर के जल की प्रगति को रोकना अर्थात सागर के जल को भूमि की ओर आने से रोकना व वर्षा के मौसम के दौरान जल सतही जल का संरक्षण अत्यंत ही आवश्यक है। कोयला तथा पेट्रोलियम। कोयला पृथ्वी पर अब तक का सबसे प्रचुर जीवाश्म माना गया है। यह आवश्यक कार्बन होता है तथा यह मुख्य रूप से ज्वलनशील ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कोयले का वृहद स्तर पर प्रयोग 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ आरंभ हुआ।
जैसे जैसे उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई, वैसे वैसे ऊर्जा के मुख्य स्रोतों की मांग भी बढ़ती गई। कोयला पौधों का उत्पाद है, मुख्यतः उन वृक्षों का जो कई हजारों वर्ष पूर्व मृत हुए थे। निचले क्षेत्रों में जल जमा होने से या ऐसे क्षेत्रों में जहां जल धीरे धीरे भरता था, मृत वृक्ष तथा पौधे उस प्रकार से अपघटित नहीं हो पाए जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। मृत पौधे जल से आच्छादित होते गए तथा वे वायु के ऑक्सीकरक प्रभावों से अछूते रहे। कुछ जीवाणुओं के कार्यों ने ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन छोड़ी, जिसने अवशेष को कार्बन में समृद्ध तथा और भी समृद्ध बनाया। इस कार्बन समृद्ध तत्वों की चौड़ी परत, जिसे पांस कहा जाता है, हजारों वर्षों में बनी। जैसे जैसे और सामग्रियां पांस पर एकत्रित होती गईं, जल उनसे निचुड़ता गया, जिससे कार्बन समृद्ध पौधे के अवशेष ही बचे। दाब तथा तापमान ने सामग्री को और भी संपीड़ित किया। इसने कोयले की निर्माण प्रक्रिया में सहायता की, क्योंकि अधिक गैसें बाहर निकलीं तथा कार्बन के अनुपात का बढ़ना जारी रहा। यह कार्बन कई हजारों वर्षों में धीरे धीरे कोयले में कायांतरित हो गया। पेट्रोलियम पृथ्वी के आवरण के कुछ क्षेत्रों के उच्च संस्तरों में छिद्रयुक्त चट्टान संरचनाओं में पाया जाता है। पेट्रोलियम के ज्ञात संरक्षणों का अनुमान लगभग 1.2 ट्रिलियन बैरल माना जाता है, जबकि एक अनुमान के अनुसार यह 3.74 ट्रिलियन बैरल है। इस समय इसकी खपत लगभग 84 मिलियन बैरल प्रतिदिन अथवा 31 बिलियन बैरल प्रतिवर्ष है। जलाशयों की अभियांत्रिकी समस्याओं की वजह से प्राप्त किया जाने वाला तेल भंडार प्लेट में तेल की तुलना में काफी कम है। वर्तमान में खपत के स्तर को देखते हुए यह भंडार 32 वर्षों उपरांत लगभग 2039 में समाप्त हो जाएगा। हालांकि ये नई खोजों, मांग में बदलाव, बेहतर तकनीक, जनसंख्या प्रगति, तीसरी दुनिया के देशों में औद्योगिकरण तथा अन्य कारकों की अनदेखी करता है। यद्यपि आने वाले वर्षों में तेल के ही ऊर्जा के मुख्य स्रोत रहने का अनुमान है, वहीं ऊर्जा विकास के अन्य विकल्प जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, फोटोवोल्टिक, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोजन या तैलीय पत्थरों से तेल या तैलीय रेत से तेल वृद्धि कर सकते हैं। चीन एवं भारत जैसे विकासशील देश जो क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हैं, इनमें प्रचुरता के कारण कोयले के उपयोग में वृद्धि हो सकती है। 3R अर्थात कम उपयोग, पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रण। व्यर्थ की खरीदारी न कर अनावश्यक अपशिष्टों को कम करना। वे वस्तुएं जो कभी कभी ही प्रयोग की जाती हैं, उन्हें या तो किसी से उधार लिया जा सकता है या किसी अन्य के साथ साझा किया जा सकता है। कैन के स्थान पर बोतल खरीदें तथा दोबारा चार्ज होने वाली बैटरी खरीदें। उन वस्तुओं को पुनः प्रयोग करें जिन्हें आप बहुधा खराब मान लेते हैं। कभी कभी ये अन्य उद्देश्यों की भी पूर्ति करती है। वस्तुओं को फेंकने के स्थान पर उन्हें किसी अन्य कार्य में प्रयोग कर आप अपशिष्टों को कम कर सकते हैं। कागज तथा लिफाफों को नोट लिखने के लिए फालतू कागज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अपने उन व्यर्थ उत्पादों का पुनः चक्रण करें जिनसे आप कुछ ऊर्जा संरक्षित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके घर में कूड़ेदान हो। इसे एक ऐसे स्थान पर रखें कि आप इसका प्रयोग करना भूलें नहीं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी भी अर्थव्यवस्था की अधिकतर प्रगति प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि कोयला, तेल व गैस आदि से आती है। वन एक जटिल पारिस्थितिकी है जिसमें अधिकतर वृक्ष होते हैं
जो जीवन के प्रारूपों की रक्षा करने के लिए एक अंतर्रोधी का निर्माण करते हैं। खाद्य तथा कृषि संस्थान FAO ने ऐसी भूमि को वन के रूप में परिभाषित किया है जिसमें 10% से अधिक वृक्षों का आच्छादन या समान भंडारण स्तर हो तथा क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र हो। उपोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वन वनस्पतियों तथा प्राकृतिक वनों में उपविभाजित होते हैं। अशोक महान ने वनों तथा समस्त वन्य जीवों की रक्षा के लिए सर्वप्रथम वन उद्यान का गठन किया था। अंग्रेजों ने संरक्षित वन खंडों की स्थापना केवल शिकार के उद्देश्य से की। जल की प्राकृतिक रूप से पूर्ति वर्षण द्वारा होती है तथा यह महासागर में प्रवाह, वाष्पीकरण तथा भूमि की उपसतह में रिसाव के माध्यम से खो जाता है। वर्षा जल संचयन से अर्थ है कि वर्षा के जल को भवनों की छतों पर एकत्र करना तथा इसे भूमि के नीचे बाद में प्रयोग के लिए भंडारित करना। कोयला पौधों का उत्पाद होता है, मुख्यतः उन वृक्षों का जो कई हजारों वर्ष पूर्व मृत हो गए थे।